नमस्कार, यह है 70 का संग्राम। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है, सभी अधिकारी कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे। ये आदेश है, समय पर दफ्तर ना पहुंचने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने ये स्पष्ट कर दिया है, जन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। जनता और जनप्रतिनिधियों के फोन जरूर रिसीव करें, ये भी निर्देश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। और क्या कुछ आदेश मिले हैं, निर्देश मिले हैं, चलिए समझते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा से। तो पंकज, और क्या क्या गाइडलाइन और क्या क्या नई चीजें बताई गई हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारी अधिकारी वक्त पर अपने कार्यालय पहुंचे। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि पिछले दौरान देखिए चुनाव भी चल रहे थे और चुनावों की वजह से काफी कामकाज सरकार का रुका है, जनता की समस्याएं नहीं, उनका निवारण नहीं हो पाया। इसलिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कहा है कि आप सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करें कि जो भी सरकारी दफ्तर है वहां पर वक्त से कर्मचारी आए और वक्त पर ही जो समस्याएं हैं उनका निवारण करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यदि कोई जनता किसी अधिकारी कर्मचारी को फोन करती है, तो अगर किसी कारण फोन नहीं उठाते हैं तो उनको बैक कॉल करके उनकी समस्या को जाने। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और पूरी तरह से ये कोशिश की गई है कि नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। वो नहीं चाहते हैं कि जनता को किसी तरह की दिक्कत हो, इसीलिए निर्देशित किया गया है कि अधिकारी कर्मचारी वक्त पर कार्यालय आए और वक्त से ही सभी फाइलों का निदान करें और समस्याओं को भी दूर करें जनता की। बिल्कुल, तो अब चुनाव के बाद से बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गए हैं और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को क्लीन और क्लियर गाइडलाइन दी जा चुकी है कि अब हीला हवाली नहीं चलेगी। पंकज, क्या ऐसी कोई शिकायत आ रही थी या फिर ऐसे फीडबैक मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी को जनप्रतिनिधियों से? निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह की दिक्कतें आ रही थी पहले से ही कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो वक्त पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे और इसी वजह से ये कठोर कदम मुख्यमंत्री को उठाना पड़ा है। और ये पिछले दौरान भी जब चुनाव नहीं हुए तो उससे पहले भी इस तरह की समस्याएं आई थी और कई ऐसे लोग थे जो जिनकी समस्याओं का निवारण वक्त पर नहीं हो पा रहा था, कई ऑनलाइन चीजें वक्त पर नहीं हो पा रही थी, ऑनलाइन ब्यूरोक्रेसी को और जनप्रतिनिधियों को मिलकर के जनता का काम करना होगा और इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो या फिर डिसिप्लिन की, इन तमाम चीजों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्लियर कर दिया है आज इस बैठक में। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों के मामले में विभाग की समीक्षा बैठक ली। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति को लेकर चर्चा की गई है और आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर क्षेत्र में क्या हालात हैं, अगर कहीं सड़क खराब है तो उसको कब तक रिपेयर किया जाएगा और आगे के लिए क्या प्लान है, इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जंगलों में जो आग लगी है, चाहे गुलदार का आतंक है, इसे लेकर वन विभाग की भी समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर जंगल की आग को रोका जाए तो किस तरीके से और स्थिति में क्या कंडीशन अभी है, इसकी भी जानकारी दी वाली है। इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की हैं, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए हमने आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। गुलदार को हम लोगों को लेकर बात हुई है कि जिस तरह इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि ताकि इसमें जिस तरह से हुआ कि रेडियो कॉलर के माध्यम से भी एक टेक्नोलॉजी ये भी है जिससे कि जितने लेपर्ड हैं, इनके गुलदार हैं, इनके मूवमेंट पर लगातार नज़र रखी जा रही है। लेकिन चूँकि सारे गुलदारों को रेडियो कॉलिंग से जोड़ा जाना ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रयास है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो कॉलिंग और का उपयोग करके इससे घटना को रोका जा सके। बड़ी खबर देहरादून से है। ग्राम्य विकास विभाग की विधानसभा समीक्षा बैठक हुई है। यहाँ विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है और ग्राम्य विकास विभाग के कामों की समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे लेकर कितना काम हो रहा है, कितनी चीजें एक्टिव हैं और कितने संसाधनों की जरूरत है, ये तमाम चीजें जानने और समझने के लिए एक बैठक बुलाई गई। संबंधित अधिकारियों को बुलावा दिया गया और उनसे चर्चा हुई।
और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल की करारी हार के बाद अब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका मानना है कि चुनाव में यूकेडी को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है, इसीलिए उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि चुनाव के दौरान कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी थी कि उत्तराखंड क्रांति दल को अच्छी सीटें मिल सके। लेकिन किन्हीं कारणों से जनता ने चुनाव में यूकेडी का साथ नहीं दिया, यूकेडी को वोट नहीं दिया। बिल्कुल करना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता हमारी सब कुछ है और जनता का जो फैसला है हमको स्वीकार करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जनता हमसे क्यों नाराज हुई है। तो जब तक हम चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो हम जनता के हित की लड़ाई हम कभी नहीं लड़ सकते। इसलिए हम हारे नहीं हैं, नाम थके नाम पलायन कर रहे हैं। हम नए सिरे से परिसीमन को लेकर के, भू कानून को लेकर, अनुच्छेद 372 को लेकर के, मूल निवास को लेकर के, अस्थायी राजधानी को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपको सड़कों पर मिलेंगे। उत्तराखंड में अब सचिवालय को पेपरलेस करने की तैयारी हो रही है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सचिवालय पेपरलेस होगा। सभी विभागों की जो फाइल्स होंगी उसे ऑनलाइन कर दी जाएंगी, जिससे पारदर्शिता और काम में तेजी आ सके। हालांकि सचिवालय परिसर को पिछले 2 साल से पेपरलेस करने की कवायद तो चल रही है। ज्यादातर फाइलों को ऑनलाइन किया भी जा चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अब पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पूरी कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए सभी फाइल्स को ऑनलाइन कर दिया जाए। अधिकांश कार्य जो है ये ऑफिस के माध्यम से संचालित हो रहा है। इससे पेपर की बचत होगी और जो अनावश्यक फाइलों को ले जाने में श्रम व्यस्त होता था, जो श्रम व्यय होता था, वो नहीं होगा और इसमें फाइल की गोपनीयता बनी रहेगी और त्वरित गति से कार्य होता है। पूरी पारदर्शिता है, निष्पक्षता है। उत्तराखंड समेत देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। हरिद्वार महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। तो देखिए, हरिद्वार की तस्वीरें आई हैं। हालांकि पूरे देश में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल अभियान, ये मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार से हैं। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के नारेबाजी करती हुई तस्वीरें हरिद्वार की। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल भी 100 के पास आने वाला है। महंगाई चरम पर है, सब्जियां बहुत महंगी हैं, आटा दाल गेहूं बहुत महंगा है। गरीब आदमी का घर चलाना, किचन चलाना बड़ा भारी काम है। लेकिन कांग्रेस हमेशा सड़कों पर संघर्ष करा है। भले ही सत्ता में हम नहीं आए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ी है इस देश में, और ये लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ती रहेगी। इसके लिए चाहे हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़े। हम लगातार अपनी विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठाते रहेंगे, ये महंगाई बढ़ाते रहें। हमें पता है आमजन महंगाई से परेशान है, परंतु इस महंगाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम विपक्ष के रूप में हमेशा तैयार हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। उधर रुद्रप्रयाग में भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल समेत खाद्य सामग्री हो, जरूरी चीजें हो, इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इससे जनता परेशान है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार देश के पूरे जनपदों के मुख्यालयों पे विगत 2 तारीख से महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के दाम बढ़ाए गए हैं और सबसे अधिक जो तेजी दामों को बढ़ाने में जो सरकार ने की है उसमें गैस सिलेंडर, घरेलू गैस हो गया और पेट्रोलियम पदार्थों की निरंतर वृद्धि जो हो रही है, इसके लिए कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन चलाया है। तो यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी जेसीबी गरजने लगी है। नगर निगम हल्द्वानी ने मंगल पड़ाव इलाके में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर निगम की टीम ने जैसे ही अतिक्रमण हटाने की ठानी, वैसे ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम का विरोध शुरू कर दिया। अतिक्रमण के दौरान प्रशासन ने स्थानीय व्यापारियों की तीखी नोकझोंक और बहस भी होती देखी गई। अतिक्रमण का विरोध कर रहे कई लोग जेसीबी के आगे बैठ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। उधर इसी बीच कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश को घर में ही नजरबंद किया गया, जिसके बाद विधायक ने बदले की कार्रवाई बता दिया। इस पूरे घटनाक्रम को कहा कि भाजपा हल्द्वानी में हार को पचा नहीं पा रही।
तस्वीरों को देखिए, ये जेसीबी की कार्रवाई लंबे वक्त से लंबित थी और अब जब इसको अंजाम दिया गया तो इसके विरोध में तमाम स्थानीय व्यापारी और लोगों का आना देखा गया। लेकिन इस कार्रवाई को आज पूरा किया गया। सुमित हृदयेश विधायक हैं, कांग्रेस की ओर से उनको नजरबंद किया गया और उनका कहना है कि ये बदले की भावना से जो कांग्रेस की हार हुई है, जो जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है इस सीट पर, इसे ही देखते हुए ये एक्शन लिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मंगल पड़ाव पर ये मीट मार्केट और जो मछली बाजार है, इसमें निगम के द्वारा इन लोगों को नोटिस दिया गया था और इनके द्वारा इन दुकान वालों के द्वारा अब तक कोई वैध प्रपत्र यहाँ पर नहीं दिखाया गया था, जिसके क्रम में आज ये अभियान चला है और जो भी ये दुकानें हैं जो अवैध रूप से बनी हुई हैं उनको हटाने का अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। सुबह जब 10 बजे तैयार हो गया था, मेरे को जाना था विरोध में। देखिए, अतिक्रमण अगर मूल आधार माना जा रहा है समाज सुधार का तो मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन ये टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक की अप्रोच होनी चाहिए। शुरुआत करिए आप, मैं अपने घर पे न्योता दे रहा हूँ। मैं पहले दिन भी पंकज उपाध्याय जी से कहा था कि आपको शौक हो रहा है अगर इस सब काम का, पहले आइए मेरे घर की नाप लीजिए, अगर 1 इंच भी मैंने कहीं गिरा मुझसे तोड़िए। ऐसे ही यही मानक पूर्व वर्तमान जितने यहाँ विधायक मंत्रीगण सबके निवास है इस हल्द्वानी शहर में, उन पे लागू करिए। वहां पे अगर अतिक्रमण हटाने की आप में कुव्वत हो तो आप वो हटाइए। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया यानी 3 मई से 4 धाम की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना काल के बाद इस बार यात्रा बड़े स्तर पर होने की संभावना है, इसीलिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार, शासन और मंदिर समिति स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का संचालन 3 मई से शुरू होगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा का सफल संचालन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सरकार के पास व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए देखा जाए तो 1 महीने का वक्त ही बचा है। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 6 मई को बाबा केदार के कपाट भी खुल जाएंगे। इसे लेकर ही देखा जाए तो 8 मई को बद्री धाम के भी कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले सरकार और शासन द्वारा यात्रा मार्ग समेत मंदिर में हर व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर, नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ा मोहंडा डाट काली मंदिर मार्ग, जहां पर आजादी के बाद पहली बार नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ेगा। ये पूरा रास्ता मोहंड डाट काली मंदिर मार्ग में अब कनेक्टिविटी होगी, मोबाइल के सिग्नल आएंगे और ये पहल है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। जो वादा था वो धरातल पर उतर चुका है। पहला टावर आज से शुरू कर दिया जाएगा और 10 दिन के भीतर 2 और टावर लगेंगे। कुल मिला के मोहंड डाट काली मंदिर अब सुरक्षित है। अब जीपीएस से ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर अपने मोबाइल सिग्नल को पाएंगे, फोन कर सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं जो आजादी के बाद से अब तक राह देख रही थी, वो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयास के बाद फलीभूत होती दिखाई दे रही है। ये पहला टावर लग चुका है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 10 दिन के भीतर टारगेट है कि 2 और नेटवर्क टावर लगा करके इस पूरे रास्ते को कवरेज एरिया के भीतर लाया जाए, रीचेबल बनाया जाए। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाना लोगों को भारी पड़ गया। 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है, जिसके बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं विपक्ष ने इस घटना को लेकर के सवाल उठाना शुरू कर दिया है सरकार के ऊपर। इस मामले पर अब फुल ऑन सियासत होने लगी है। हरिद्वार में जिंदगी से किसने किया खिलवाड़? लोगों की जान जोखिम में डालने वाला मुजरिम कौन? इस बार हम लोगों का ये बिल्कुल दृढ़ मत है कि ये घटनाएं हर साल देखने को मिलती हैं, तो उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। फूड सेफ्टी विभाग से चूक हुई या फिर कोई साजिश है? गहरी साजिश रची है हिंदुओं को का कत्ल करने के लिए। यह हो सकता है कि कोई बड़ी आतंकवादी साजिश हो, इस्लामिक साजिश हो। सबसे बड़ा सवाल, लापरवाही पर कब गिरेगी गाज? हरिद्वार में कुट्टू के आटे का कहर ऐसा होगा किसी ने सोचा भी ना था। कोई नहीं जानता था कि नवरात्र में उपवास के वक्त
कुट्टू के आटे का सेवन सीधा अस्पताल पहुंचा सकता है। खबर है कि कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों की संख्या 120 पार कर चुकी है, जिसके बाद शासन प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल है, जिसने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है। लगातार नेताओं के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायक से लेकर मंत्रियों तक और धर्म नगरी के साधु संत लगातार अस्पताल में मरीजों का हाल जान रहे हैं। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बहुत जल्द कार्रवाई की बात कही है। तो तब मैं यहाँ आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। मैंने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी, अपने सीएमओ को भी निर्देश किए हैं कि तुरंत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिनमें जो भी थोक विक्रेता हैं या रिटेल विक्रेता हैं। और मुझे लगता है कि आज इस सब पे कार्रवाई हो जाएगी और जो फूड सेफ्टी विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई जरूर करूँगा। पहले बोल दिया है मैंने कि एक तो सैंपलिंग वगैरह जहाँ से भी आया हो और पता चले कि कौन किस कारण से ऐसा हुआ है, तो तब कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हालांकि इस घटना को साधु संतों ने तो साजिश तक करार दे दिया है और जांच की मांग की है। मेरी मांग है शासन से, पुष्कर सिंह धामी से, कि तत्काल ये जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं और जिला खाद्य अधिकारी हैं, इनको तत्काल बर्खास्त करिए। और जब तक ये बर्खास्त होंगे नहीं, जेल नहीं भेजे जाएंगे, तब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। ये किसी व्यक्ति ने और किसी जलने वाले व्यक्ति ने गहरी साजिश रची है हिंदुओं को का कत्ल करने के लिए। यह हो सकता है कि कोई बड़ी आतंकवादी साजिश हो, इस्लामिक साजिश हो। ये साजिश है या फूड सेफ्टी विभाग की लापरवाही, ये तो जांच में साफ होगा। लेकिन विपक्ष इस मामले को सदन तक उठाने की बात कर रहा है। तो ये तो सरासर सिस्टम मल फंक्शन है और अनदेखी की गई है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया है। अब जो इस कृत्य में शामिल है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसमें हमारा सिस्टम प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसकी वो लगता नहीं कि गड़बड़ कर गया। फूड पॉइजनिंग का ये मामला तूल पकड़ चुका है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन कब होगा। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित शेखोला की रिपोर्ट। पौड़ी में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने दहशत फैलाने वाले गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है। वन विभाग की टीम ने 1 घंटे तक ये पूरे ऑपरेशन को चलाया और गुलदार को सबसे पहले बेहोश किया गया, उसे पिंजरे में कैद किया गया। दरअसल गुलदार एक घर में पालतू जानवर को अपना निशाना बनाने आया था। वो हमारे मतलब पालतू जानवर पे हमला किया और वहाँ फंस गया था। तो सुबह से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वन विभाग को हमने सूचना दी तो काफ़ी समय बाद वो लोग आए, उन्होंने पकड़ा। अभी भी उनके साथ के 2 लोग हैं, मतलब 3 हैं, वो साथ में घूम रहे हैं। तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि एक उनकी माँ है, अगर उसका बच्चा पकड़ा गया तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, हमला करेगी। तो हमें वन विभाग से रिक्वेस्ट करनी है कि वो प्लीज़ पिंजरा लगाएं ताकि वो पकड़े जाएँ। के पीछे एक आवास में एक लेपर्ड घुस गया है। सूचना का संज्ञान लेते ही मैं तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचा और उसको हमारे डॉक्टर आलोक खंडूरी जी वेटरनरी के साथ में उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अभी स्थिति उसकी, अभी छोटा बच्चा है, एक से 1.5 साल के बीच में इसकी उम्र अभी लग रही है। और हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बना आदमखोर बाघ अभी तक वन विभाग की पकड़ से दूर है। तमाम कोशिशों के बाद भी वन विभाग की टीम बाघ को मारने में सफल नहीं हो पाई है, जिसके बाद अब फतेहपुर रेंज में 2 शूटर्स के अलावा 110 वन कर्मियों की टीम गश्ती पर जुटी है। 80 कैमरे, 8 पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अब तक 6 लोगों को शिकार बना चुके इस बाघ को पकड़ने के लिए टीम जंगल की खाक छानने में जुटी हुई है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि यहाँ मैनीटर जो है वो उसने आतंक फैला रखा है और यहाँ पर हम आ रहे हैं सबसे पहले इसकी शिनाख्त करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई करने के बाद जो आदेश मिले हैं हमें, इसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी, ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाएगी। हमारे द्वारा जब से टाइगर की घटनाएं हुई हैं तब से अब तक 8 पिंजड़े लगाए गए हैं वन क्षेत्रों में और 80 हमारे द्वारा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। और पहले 2 हथनियाँ थी, एक हथनी बीमार होने के कारण वापस भेज दी गई। वर्तमान में 1 हथनी है और उससे ट्रैंकुलाइजर टीम गश्त कर रही है नियमित रूप से। और आज शिकारियों की टीम भी आ गई है
और वो अभी घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसी बीच आप सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां सीएम योगी के पहुंचने की खबर मिल रही है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें आपके सामने। की टीमें भी जांच में लगा दी गई हैं, इसलिए अचानक मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम बनाया अपना गोरखपुर आने का। चूंकि ये बड़ी साजिश नाकाम की है, जिस जगह पर हमला हुआ था गोरक्ष पीठ पर, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते भी हैं, इसलिए ये बड़ी साजिश की आशंका है इसके पीछे जताई जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों सिपाहियों से मुलाकात करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अनिल से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जो मुर्तजा मुख्य आरोपी है, मुर्तजा के साथ कौन थे, क्या वो अकेले आया था और किस तरह से घटनाक्रम ने रूप लिया। सबसे पहले मुर्तजा जब आया वो हमला किया गया और देखिए इस समय अनिल की चोटें देख रहे हैं। अनिल के हाथ में यानी बाएं हाथ में बुरी तरह से जख्मी है बायां हाथ, और उसके दोनों पैर, दायां पैर में घुटने और एड़ी तक कई बार वार किए गए हैं, जो बांके से धारदार हथियार से मुर्तजा ने कई वार किए थे, जिससे वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए और बहुत ब्लीडिंग हुई। और अनिल से बात करने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ देखिए गोपाल के पास पहुंचे हैं। गोपाल के पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं और गोपाल की हालत ठीक नहीं है, बुरी तरह से घायल हैं। और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं, जो अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी हैं, डीआईजी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी विपिन टाडा भी मौजूद हैं, सबके साथ। और डॉक्टर से हालचाल ले रहे हैं, डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि कहाँ किस तरह की चोटें आई हैं, कैसी चोटें हैं और इलाज कितना चल रहा है, कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, कब तक इनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। आपको बता दें कि आज दोपहर में ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अपर मुख्य सचिव गृह की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें सारी घटना के बारे में जानकारी देने के साथ ही ये भी आशंका जताई गई है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और इतनी बड़ी साजिश को जिस तरह से अनिल और गोपाल ने अपने हिम्मत से, अपनी जाबाजी से नाकाम किया है, जो मुर्तज़ा जो बांके लेकर आया था वहाँ पे पागलपन की हरकतें कर रहा था, उससे जो टक्कर ली है और उसको पकड़ा है, दबोचा है, उससे जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसमें इनाम देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। और तीसरा सिपाही जो इन दोनों के साथ मौजूद था, पकड़ने में, मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने में जिसने सराहनीय भूमिका निभाई है, अनुराग, उससे भी मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उससे भी पूरी घटना की जानकारी ली। और देखिए गोपाल के भाई से मुलाकात कर रहे हैं, गोपाल का भाई भी यहाँ मौजूद है। हालांकि अनिल के परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, अनिल के पिता भी हैं, उसका भाई भी है, गोपाल का भाई आया है और गोपाल के भाई ने अभी मुख्यमंत्री से सबसे पहले आशीर्वाद लिया, उनका पैर छुके, उसके बाद पूरे घटना की जानकारी दे रहा है। मुख्यमंत्री ने उनको सांत्वना दी है और कहा है कि इलाज में कहीं से भी कोई। और ये देखिए अनिल के पिता और भाई ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छुए और उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूरी घटना की जानकारी उनको बता रहे हैं। और जो इलाज की सुविधाएं हैं, हालांकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है। डॉक्टर से लगातार एक टीम यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर की, और रात से ही मौजूद है, बिना खाए पिए अनिल और गोपाल का उपचार कर रहे हैं। और अब देखिए सबसे मुलाकात करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से बाहर जाने के बाद मुख्यमंत्री सीधे समीक्षा बैठक के लिए पहुंचेंगे। एक बैठक होने जा रही है, हाई लेवल की मीटिंग। उस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में जो एटीएस के एडीजी हैं और एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश और एटीएस के एडीजी दोनों मौजूद रहेंगे और दोनों यहाँ पर बैठक करके इस बारे में, इस घटना के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे और साथ ही अपनी इन्वेस्टिगेशन, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जो शुरुआती जांच है, छानबीन है, वो शुरू करेंगे। और मुख्यमंत्री के फ्लीट यहाँ से सीधे बैठक के, जहाँ पर बैठक होनी है वहाँ के लिए निकल चुकी है। आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उनके जो सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी कमांडोज पूरी गाड़ी को कवर करके चल रहे हैं। यहाँ से टीम योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचेंगे और बैठक करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। और जो इसमें शामिल हैं, जो भी लोग, जो भी षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। चूँकि सुबह ही ये घोषणा कर दी गई थी कि इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ करेगी, लेकिन जैसे जैसे साजिशों के सूत्र खुलते गए, धागे खुलते गए, उसके बाद एटीएस को भी इस जांच में लगा दिया गया है। एटीएस के एडीजी यहाँ पहुँच चुके हैं, एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश भी यहाँ पहुँच चुके हैं। नवीन अरोड़ा जो एटीएस के, आज सुबह ही उनको एटीएस की जिम्मेदारी दी गई है। पहले ये जिम्मेदारी अमिताभ यश के पास थी, दोनों ही एटीएस और एसटीएफ के एडीजी वही थे। लेकिन आज सुबह जब ये डेवलपमेंट हुआ तो तय हो गया था कि गोरखपुर में कोई ना कोई बड़ी साजिश अंजाम ले रही है। अब इसके तार खुलने बाकी हैं।
बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली हैं, आपने बहुत बराबर सारा तस्वीरें जो दिखाई हैं और बात भी की है और ये भी लैपटॉप दिखाया कि किस तरीके से सीएम योगी ने मुलाकात की है, हालचाल जाना है उन 2 जाबाज सिपाहियों की जिन्होंने मुर्तजा को रोकने में अपने ऊपर धारदार हथियार से चोटें खाई हैं।